हेलो एवरीवन, मैं राजू भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने लाया हूं क्लास 12 की जो फिजिक्स है, जैसे कि हम कर ही रहे थे, ठीक है। फिजिक्स के क्वेश्चन कर रहे थे, तो फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वो लाइट चैप्टर पे बनाई थी, लाइट यूनिट पे बनाई थी। उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे वो मैंने करवा दिए थे, ठीक है। और क्या क्या जितने भी उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने सारे करवा दिए थे। आज जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। कौन सी? वेव ऑप्टिक्स। तो यहाँ पे भी क्या है, आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। और बता भी दूंगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। और हिंदी हिंदी मीडियम वालों के लिए भी यहाँ पे भी जो है हिंदी में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश में मिल जाएगा आपको। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो होंगे हिंदी मीडियम वालों को नहीं मिलेंगे, तो उसको मैं वैसे जब मैं एक्सप्लेन करूँगा तो बिल्कुल हिंदी में इसको एक्सप्लेन करूँगा, तो आप वहाँ से ईजिली समझ पाओगे, ठीक है। क्योंकि डेरिवेशन है, तो डेरिवेशन में ज़्यादा हिंदी और इंग्लिश का कुछ होता नहीं है। तो डेरिवेशन अगर आपको समझ में आ गई तो उसके बाद आप खुद भी लिख सकते हो, ठीक। तो बाकी मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो भी मैं यहाँ पे समझाता हूँ केवल एक तरीके से ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको, ठीक है। पूरा डीपली नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो ओवरव्यू से आपको ये समझ में आ जाएगा कि इस क्वेश्चन में अच्छा ऐसा करना है, इस डेरिवेशन में ऐसा करना है, ठीक है। तो वही हम इस जो 1 घंटे की वीडियो बनेगी या जो भी बनेगी उसमें आपको केवल ओवरव्यू पता चल जाए तो आप खुद से भी इसको कर लोगे तब, ठीक है। बाकी फिर आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, अगर आपको ज़रूरत होगी तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हो, ठीक। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक। तो ये इसको कैसे करना है, तो इसके लिए पहले फॉर्मूला प्रूव करना है, तो वो फॉर्मूला मैं पहले आपको प्रूव करके दिखाऊंगा, तो उसके ऊपर क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये है, और दूसरा क्वेश्चन जो है आपका ये भी एक क्वेश्चन है, ठीक। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हम देखेंगे अभी कि इसको कैसे करना है। ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हम देखेंगे कि कैसे इसको करना है। तो ये इसके लिए भी आपको ना एक डेरिवेशन करनी पड़ेगी, तब जाके आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। तो पहले हम इन दोनों क्वेश्चनों के लिए जो डेरिवेशन यूज़ होगी वो हम देखते हैं, ठीक है। उसके बाद ये दोनों क्वेश्चन करेंगे। तो इस वाले में तो आपको ग्राफ भी बनाना है, तो अभी हम इसको देखते हैं, तब इस क्वेश्चन को देखेंगे। पहले एक डेरिवेशन करेंगे तब इनको देखेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो ये वाली डेरिवेशन आपको करनी है। तो क्या है इस डेरिवेशन में? रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, तो यानी प्रिज्म के द्वारा रिफ्रैक्शन, ठीक है। रिफ्रैक्शन आपको पता ही होगा, यानी हिंदी में बोलते हैं इसको अपवर्तन, ठीक। यहाँ पे मैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ही करवा रहा हूँ, ठीक। इसमें से आपको हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में मिल जाएगा। समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है, हिंदी में ही। तो आप उसको फिर नोट्स आपको दिख जाएंगे कि हिंदी में और इंग्लिश में, ठीक। तो समझाऊंगा मैं आपको हिंदी में। तो यहाँ पे क्या है कि प्रिज्म यानी प्रिज्म के द्वारा आपको रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन करवाना है। तो कैसे ये अपवर्तन होता है वो आपको समझाना है। तो ये इस नाम से ऐसे भी ये क्वेश्चन में आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक प्रिज्म है आपका कुछ इस तरीके से, ठीक है। प्रिज्म बना लेते हैं इस तरीके से, ठीक। और यहाँ से देखो एक पी क्यू लाइन एंटर कर रही है, तो यहाँ पे हम इस तरीके से एक पी क्यू लाइन यहाँ पे एंटर करा देंगे इसमें, ठीक। और यहाँ पे एक क्या खींचेंगे हम, एक परपेंडिकुलर खींचेंगे या नॉर्मल बोलते हैं इसको, ठीक है। क्या करेंगे, एक नॉर्मल खींचेंगे, कुछ इस तरीके से खींचेंगे इसको, सॉरी, ठीक है। ये जो नॉर्मल होगा कुछ इस तरीके से, यहाँ पे जो ये लाइन है इसको इन्होंने नाम दे रखा पी क्यू, क्या नाम दे रखा है, पी क्यू, ठीक है। और ये जो लाइन है यहाँ से एन से आ रही है और ये ओ तक, ठीक है, इस तरीके से। अब क्या होगा, यहाँ से जो लाइट होगी उसका रिफ्रैक्शन होगा यानी अपवर्तन होगा, तो वो लाइट कुछ इस तरीके से आगे जाएगी, ठीक है। ये लाइट गई आगे, उसके बाद यहाँ से फिर से उसका रिफ्रैक्शन हो गया, तो रिफ्रैक्शन हो गया, लाइट इस तरीके से बाहर चले जाएगी, ठीक है। अपवर्तन होगा तो इस तरीके से बाहर चले जाएगी। अब यहाँ पे भी आपका एक नॉर्मल होगा, ठीक है। तो एक नॉर्मल हम यहाँ पे भी खींच लेते हैं इस तरीके से, इस तरीके से हमने एक नॉर्मल खींच दिया। इधर एन लिया है तो इसको एन डैश ले लेते हैं, कितना क्या ले लेते हैं, एन डैश, ठीक है। और ओ पे कट कर रहे हैं दोनों, ठीक। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो एक्चुअल में ये जो लाइट थी, ठीक है, एक्चुअल में जो ये लाइट थी ये जा कैसे रही थी, ये लाइट जा रही थी इस तरीके से आगे की तरफ, ठीक है, ऐसा आगे की तरफ जा रही थी।
और अगर कोई यहाँ से देखा तो ये लाइट कहाँ से आती हुई दिखेगी, कुछ ये लाइट यहाँ से आती हुई दिखेगी ऐसे, है ना, पीछे की साइड से। ठीक, तो जैसे आपको इस वाले डायग्राम में दिख रहा होगा, ये लाइट जानी चाहिए थी ऐसे सीधा, ठीक है, और ये जो लाइट थी वो इस तरीके से आते हुए दिखेगी आपको ऐसे। ठीक, तो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है लैम्डा, जिसको हमने बोला है। ठीक, तो यहाँ पे जो है ना एक लैम्डा एंगल बनेगा, उसको बोलेंगे हम डेविएशन एंगल। क्या बोलेंगे? डेविएशन। ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, अगर आप देखो तो यहाँ पे एक डेविएशन एंगल बन रहा होगा इस लाइन, एक मिनट है, इस लाइन में और ये जो लाइन है, इन दोनों के बीच में एक एंगल डेविएशन बन रहा होगा। तो ये क्या बताता है हमें कि हमारी कोई लाइट कितना डेविएट हुई। ठीक है, हमारी कोई लाइट कितना डेविएट हुई, यानी जानी चाहिए थी उसको कुछ ऐसे, मगर वो गई ऐसे, ऐसे और ऐसे। तो कितना एंगल डेविएट हुई है? लैम्डा एंगल डेविएट हुई है अपने पास से। ठीक है, तो ये लैम्डा एंगल बनता है यहाँ पे। बाकी जो एंगल है मैं आपको बताता हूँ क्या कौन कौन से एंगल यहाँ पे बन रहे हैं। तो पहला ये जो एंगल बन रहा होगा यहाँ पे, ये है एंगल आई। ठीक है, क्या है? एंगल आई, इंसिडेंट एंगल होगा आपका। ठीक, दूसरा एंगल मैं आपको बताता हूँ, जब आपकी लाइट ऐसे गई इस तरीके से, यहाँ पे उसका रिफ्रैक्शन हुआ, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई, तो यहाँ पे जो नॉर्मल और यहाँ पे तो एंगल आई से इंसिडेंट हुई थी, जो इसका रिफ्रैक्शन एंगल है वो आई R1 बना। यहाँ पे क्या बना? R1। तो ये हमने R1 लिख लिया। ठीक है, उसके बाद सेकेंड एंगल जो बना हमारा, जब ये लाइट आगे गई होगी तो यहाँ से फिर उसका रिफ्रैक्शन हुआ, तो यहाँ पे नॉर्मल और इसके बीच में यहाँ पे जो एंगल बना, ये बना हमारा R2। क्या बना? R2। तो ये R2 एंगल बन गया। ठीक, लास्ट में जो एंगल बना हमारा, जब ये लाइट ऐसे गई और ऐसे बाहर निकल गई, तो यहाँ पे जो एंगल बना ये E। ठीक है, इसको बोलते हैं हम इमर्जेंट एंगल। क्या बोलते हैं? इमर्जेंट एंगल। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको निर्गत कोण। क्या बोलते हैं? निर्गत कोण। ठीक, तो आई होप आपको ये डायग्राम समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे ना दो एंगल और बन रहे हैं जिनका हमारा काम है, इंपॉर्टेंट काम। एक ये वाला एंगल, ठीक है, और एक ये वाला एंगल। ठीक, यानी एंगल कौन सा? यहाँ पे निकाल रखा होगा इन्होंने। ठीक है, यहाँ पे निकाला है एक एंगल TQR। ठीक है, तो TQR कैसे निकलेगा? अगर आप देखो, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये कुछ इस तरीके से बन रहा है आपका। एक मिनट, ये एंगल ऐसे जाना था, ऐसे है। ठीक है, तो ये एंगल हमारा यहाँ पे I बन रहा था, I1, ये वाला एंगल। ठीक है, और वैसे ही एंगल I है, तो ये पूरा भी तो I1 होना चाहिए था। आपको पता है क्या वर्टिकल अपोजिट एंगल से क्या बनना था? I1 बनना था। ठीक है, क्या वर्टिकल अपोजिट एंगल से। ठीक है, मगर यहाँ पे क्या है, ये दो एंगल में डिवाइड हो गया इस तरीके से। ये वाला तो बना हमारा क्या? R1। ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना होगा जो ये ऊपर बन रहा? ये नीचे R1 हो गया, तो ऊपर वाला क्या होगा? तो ऊपर वाले को क्या लिखेंगे हम? ऊपर वाले को लिखेंगे हम I1 माइनस, यानी पूरे I1 में से, है ना, पूरे I1 में से पहले कितना था? पूरा I1 में से ये जो R1 बना उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये वाला एंगल हमारा ये वाला निकल जाएगा। ठीक, तो वही हमने यहाँ पे किया कि जो हमारा ये वाला एंगल बना TQR, वो कैसा बना? I माइनस R1। ठीक है, तो ये आपको डायग्राम में भी दिख रहा था ऊपर। तो यहाँ पे ये एंगल आपका I बन रहा था। ठीक है, और बनना तो ये पूरा भी चाहिए था I ही, मगर ये आधा यहाँ पे R1 बन रहा था, तो ये जो बचा ऊपर वाला, ये कितना बनेगा? I1 माइनस R1। ठीक है, ये I माइनस R1 भी लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे हमने I माइनस R1 लिखा है इसको। ठीक है, इसी तरीके से, ठीक, यहाँ पे जो दोनों एंगल मेरे को चाहिए तो वो मैंने निकाल दिए, जो दोनों एंगल मेरे को। अब यहाँ पे जो हमने दोनों एंगल निकाल लिए, ठीक है, आपको ये थोड़ा बोरिंग सा लग रहा होगा देखने में, मगर ये इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे फॉर्मूला अभी आपके, जो इसके बाद जो ग्राफ वाला क्वेश्चन आया था वो इसी से समझ में आएगा। ठीक है, तो इसको आपको ज़रूर करना है। ठीक, तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर नहीं समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट करना। ठीक, और अगर आपको मगर ये आपको करना ही करना है। ठीक है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे जैसे आपने ये निकाल दिया, उसके बाद
उसके बाद जो आपको यहाँ पे करना है, ठीक है, ये लैम्डा एंगल जो बन रहा है इसकी वैल्यू भी निकालनी है। ठीक, तो आपने ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, यानी एक त्रिभुज का एक गुण पढ़ा होगा, ठीक, कि कोई भी एक्सटर्नल एंगल जो होता है यानी बाह्य कोण जो होता है आपका, वो क्या होता है, उसके आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक, तो अगर आप देखो तो यहाँ पे एंगल लैम्डा बन रहा है ये बाहर, और अंदर क्या है, ये दोनों एंगल है ये जो है, ठीक, जो अभी हमने दोनों निकाले। तो लैम्डा जो होगा वो दोनों एंगल के सम के बराबर होगा, जो ये वाला एंगल होगा और ये वाला एंगल जो होगा, ठीक है, दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा। ठीक, तो अगर आप यहाँ पे देखो तो लैम्डा की वैल्यू जो आई है, ठीक, तो लैम्डा की वैल्यू हमने यही लिखी। ठीक, तो जो आपका ये वाला एंगल और ये एंगल जो आया था ऊपर, उन दोनों को हमने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ से आई वालों को एक साथ ले लेंगे, आई और ई, इन दोनों को एक साथ लिख दिया, ई भी हमारा एक तरीके से आई है, और आर को एक साथ ले लिया, तो इसको बना लिया हमने इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब अगर हम ये जो ट्राइंगल है ये इसमें देखें, ट्राइंगल क्यू आर ओ, तो इस ट्राइंगल को देखते हैं। तो यहाँ पे जो एंगल पूछा था आपको क्यू आर ओ, ठीक है, तो अगर आप ये देखो क्यू आर ओ एंगल ट्राइंगल, तो इसके अंदर कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, एक तो R1 बन रहा, ठीक है, एक R2 बन रहा और एक एंगल O बन रहा। ठीक, तो इन तीनों का सम कितना होगा, 180, कितना होगा 180। तो यहाँ पे वही हमने लिखा है, जो तीनों का सम होगा वो कितना लिया यहाँ पे 180, और ये सेकंड इक्वेशन बना ली। यहाँ से हम अगर इसकी वैल्यू निकालें तो ये दोनों कहाँ चले जाएंगे, इधर 180 के साथ, तो ये हमने यहाँ पे भी निकाल कर रखा आपका। ठीक है, अब अगर हम अपना जो है डायग्राम दोबारा देखें तो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बन रहा है आपका, कौन सा, आपका क्वाड्रिलेटर जो बन रहा है यहाँ पे AQOR। ठीक, तो यहाँ पे जो AQOR होगा, यहाँ पे क्या होगा इसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ना उनका सम भी 180 होता है। ठीक है, अभी मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगा। तो अपोजिट एंगल का सम कितना होगा 180, क्योंकि एक क्वाड्रिलेटर बन रहा है आपका। इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन 1 के बाद जो हमारा है, यहाँ पे इन ट्राइंगल, हमें कौन सा ट्राइंगल लेना है, इन ट्राइंगल QRO। ठीक है, तो QRO कौन सा बन रहा है हमारा, ये वाला एंगल बन रहा नीचे ये। ठीक है, तो अगर हम इस ट्राइंगल को देखें तो यहाँ पे एंगल आई, ये जो एंगल है ये एंगल है और ये वाला एंगल, इन तीनों का सम कितना होगा 180। तो R1 प्लस R2 प्लस O, इन तीनों का सम कितना होगा 180। तो यही हमने यहाँ पे लिया है। ठीक है, इन तीनों का सम ले लिया हमने 180, और इसको बना लिया इक्वेशन सेकंड। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे ना हमारा एक क्या बन रहा है, अगर आप देखो तो एंगल A और एक Q, एक O और एक R, ये जो बन रहा है एक पूरा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। ठीक है, तो अगर मैं आपको डायग्राम में दिखाऊं तो ये देखो, ये यहाँ से गया ऐसे 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 ऐसे, ये पूरा एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है हमारा। ठीक, अब आपको पता है क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल में आपको 4 एंगल होते हैं, यानी हिंदी में बोलते हैं चतुर्भुज। तो यहाँ पे 4 एंगल जो बन रहे हैं ये, तो ये दोनों तो हमारे 90 के हैं। ठीक है, बचे ये दोनों एंगल A और O, तो इन दोनों का सम भी कितना होगा 180 होगा। जैसे ये दोनों, ये 90 है, तो इसका मतलब ये भी 90 और ये भी 90 का होगा, तो इन दोनों का सम भी कितना होगा 180। तो इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, इसको मैं ऐसे लिखूँगा, है ना, एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल O, इन दोनों का सम कितना होगा 180। तो इस तरीके से लिख देंगे उसको। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन थर्ड बन गई। अब इसके बाद क्या करना है हमें, इसके बाद अगर आप देखो तो इक्वेशन थर्ड की वैल्यू को रख दो कहाँ पे, इक्वेशन थर्ड की वैल्यू नहीं, यहाँ से QOR की वैल्यू जो हमने निकाली थी। ठीक, यहाँ से QOR की वैल्यू भी निकाल सकते हैं हम, ये दोनों वैल्यू उधर ले जा रहे हैं ना 180 के उधर, है ना, तो ये दोनों 180 के उधर जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो ये QOR की वैल्यू को रख देंगे हम यहाँ पे। तो जैसे हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो 180 से 180 कट जाएगा, तो ये R1 R2 होगा वो उधर चला जाएगा आपका। तो एंगल A बराबर कितना आ जाएगा R1 प्लस R2।
ठीक है। उसके बाद क्या करना है हमें, ये जो इक्वेशन 4 बनी हमारी, एंगल ए की वैल्यू जो हमारी आई है ना, R1 + R2, इसको रख देंगे हम कहाँ, इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट का है हमारी ये वाली, ठीक। तो R1 R2 की वैल्यू को रख देंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा ए। तो इस तरीके से हमारा लैम्डा इक्वल टू यहाँ पे I + E था हमारा, तो I + E रहेगा, और जो यहाँ पे पूरे की जगह ए आ गया वहाँ पे हमने ए लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा, यहाँ से इस ए को इधर ले गए, तो लैम्डा + A = I + E, ठीक है। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। इस पे आपके तो यहाँ तक हमारा जो है ना इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है ये ख़त्म हो गया है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ये फॉर्मूला, क्योंकि इससे जो आगे वाली जो क्वेश्चन, आगे वाली जो डेरिवेशन बोलो या जो क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन वो इसी फॉर्मूले से होगा। जब आपको ये फॉर्मूला याद होगा तभी आप ये कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन इसके बाद क्या बन सकता है आपका। तो यहाँ पे जो सेकेंड क्वेश्चन आपका बनेगा वो ये बनेगा, ठीक है, जो 3 नंबर का आता है आपका। आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है किसके बीच में, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डेविएशन फॉर ए ट्राइंगल प्रिज्म, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या शो करते हैं हम, आई को, और एंगल ऑफ डेविएशन को कैसे शो करते हैं, लैम्डा, पार्शियली लैम्डा, ठीक है। तो ये आपको शो करना है, और कब, मतलब एक ग्राफ के अंदर, और जब आपका मिनिमम डेविएशन होता है, यानी जो लैम्डा की वैल्यू होगी वो मिनिमम होगी, ठीक है। तो जो फॉर्मूला भी हमने प्रूव किया ना उसी से होगा ये। हिंदी में क्या बोलेंगे, आपतन कोण यानी आई और विचलन कोण यानी लैम्डा के बीच आपको ग्राफ बनाना है, ठीक है। और ये भी बताना है आपको कि विचलन कोण कब न्यूनतम होता है, ठीक है, यानी डेविएशन एंगल कब मिनिमम होता है, ये भी आपको बताना है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे देखो, ये सेकंड क्वेश्चन जो है उसका आंसर है यहाँ पे आपका, ये इंग्लिश में, मैं आपको हिंदी में भी इसको दिखा दूंगा एक बार, ठीक है, अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे। तो यहाँ पे क्या है, देखो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, बहुत सिंपल सा है ये। इस साइड जो है ना एंगल ऑफ डेविएशन यानी लैम्डा होगा आपका, विचलन कोण, और इस साइड आपका इंसिडेंट एंगल यानी आई होगा, ठीक। तो इन दोनों के बीच में आपको ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपका, जैसे जैसे आपका क्या होगा, ये ग्राफ क्या शो करा, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा आपका। तो इस ग्राफ में ना आपका जो ये जो आपको इसमें ये ग्राफ दिख रहा होगा ना, इसमें एक चीज़ थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे ना ये टी लिखा हुआ है, टी नहीं होगा, ये आई होगा, ठीक है। I1 ये आपका I2 होगा, ठीक है, और ये बीच में आई होगा। तो ये थोड़ा सा आपको इसको करेक्ट करना है। तो यहाँ पे जो ग्राफ है आपका, मैंने बताया किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। इधर लैम्डा होगा, इधर आपका आई होगा, ठीक है, इंसिडेंट एंगल। तो यहाँ पे क्या है, जैसे जैसे आप आई की वैल्यू बढ़ाओगे ना, जैसे सपोज पहले आई की वैल्यू यहाँ पे थी एक, ये I1 है, ठीक है, और फिर आपने एक आई बढ़ाया, यहाँ पे आई बन गया, फिर आपने एंगल आई को और बढ़ाया, वो बन गया आपका I2, ठीक। तो आपको यहाँ से क्या दिख रहा है कि जैसे जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, इंसिडेंस एंगल को बढ़ा रहा हूँ, है ना। पहले यहाँ इतना था, यहाँ पे I1, फिर हमने थोड़ा और बढ़ाया तो यहाँ पे हमें I मिला, फिर हमने थोड़ा और बढ़ाया तो हमें फिर I2 मिला, मतलब I2 इंसिडेंस एंगल पे ये लैम्डा की वैल्यू मिल रही। पहली लैम्डा की वैल्यू हमें ये मिली, दूसरे वाले लैम्डा की वैल्यू हमें ये मिली, तीसरे वाले लैम्डा की वैल्यू हमें ये मिली, ठीक। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है ग्राफ में कि जैसे जैसे मैं आई की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, जैसे जैसे मैं आई की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, तो ये जो लैम्डा है, ये लैम्डा क्या है, ग्राफ देखो नीचे की तरफ आ रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि उसके बाद ये क्या होगा, ग्राफ फिर से बढ़ने लग जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे आप आई की वैल्यू को बढ़ाओगे, ठीक, तो पहले तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। उसके बाद जब आई आप फिर और बढ़ाओगे, उसके बाद लैम्डा की वैल्यू एक पॉइंट के बाद फिर से बढ़ने लग जाएगी, ठीक। तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है आपका कि एक पॉइंट के बाद बढ़ने लग जा रहा है, पहले घट रहा है, ठीक है, और एक पॉइंट के बाद फिर बढ़ने लग जाता है। तो जिस पॉइंट में सबसे कम होता है उसको हम लैम्डा एम से डिनोट करते हैं, ठीक है, जहाँ पे
इस लैम्डा की वैल्यू सबसे कम, तो सबसे कम कहाँ पे होगी, यहाँ से डिक्रीज होगा यहाँ पे तक, फिर यहाँ से फिर इसके बाद बढ़ने लग जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लैम्डा एम, जिसको हम बोलते हैं मिनिमम डेविएशन एंगल, जो क्वेश्चन ने पूछा था, ठीक है। न्यूनतम विचलन कोण कहाँ पे होता है आपका, तो जहाँ पे क्या होगा, लैम्डा की वैल्यू सबसे कम होती है, उस पॉइंट पे या उस एंगल को हम मिनिमम डेविएशन एंगल बोलते हैं, ठीक है। यानी आई की वो वैल्यू जिस पे लैम्डा एम की वैल्यू मिनिमम होती है, या डेविएशन एंगल जो होता है जिसको विचलन कोण बोलते हैं सबसे कम होता है, उसी को हम मिनिमम डेविएशन एंगल बोलते हैं, ठीक है, या मिनिमम डेविएशन पोजीशन बोलते हैं, न्यूनतम विचलन कोण। तो ये सब मैंने यहाँ पे थ्योरी में भी यही सब यहाँ पे समझाया है, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हो कि जैसे जैसे आप एंगल को, इंसिडेंस एंगल को यानी आई को बढ़ाओगे, तो ये जो होगा ना आपका ग्राफ, यानी लैम्डा जो होगा वो धीरे धीरे कम होगा, ठीक है, डिक्रीज होगा, और एक मिनिमम वैल्यू को लैम्डा एम, मिनिमम वैल्यू बताई ना मैंने, ये उसको लैम्डा एम बोलते हैं हम, ठीक है। और उसके बाद फिर से ये क्या होता है, इंक्रीज होने लग जाता है, ठीक। तो ये जो मिनिमम वैल्यू होती है इसी को मिनिमम डेविएशन पोजीशन, जिसको हिंदी में न्यूनतम विचलन कोण बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका सेकंड जो क्वेश्चन है उसका ग्राफ बन गया आपका, है ना। पहले आपको ग्राफ बनाना था, अब हम इसका एक फॉर्मूला भी प्रूव करेंगे, फॉर्मूला भी प्रूव करने के लिए आता है आपका। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला हम प्रूव करेंगे उसके लिए कुछ कंडीशन होती है, जैसे अभी हमने बताया कि हमें लैम्डा की लगा लेना है, लैम्डा एम, ठीक है, मिनिमम डेविएशन एंगल हमें लेना है। यहाँ पे जो फॉर्मूला हमारा पहले प्रूव हुआ था ना, R1 R2, उसकी जगह हम R रखेंगे, ठीक। और E इक्वल टू आई, ई जो होगा आई के बराबर होगा, ठीक है। तो ये जो सब कंडीशन हो रही है ना, जो पहला फॉर्मूला हमने प्रूव किया था प्रिज्म वाला, वहाँ पे हमें ये सब वैल्यू रखनी है, ठीक है। मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है। तो ये जो ग्राफ मैंने आपको सबसे पहले समझाया था यहाँ पे, तो मिनिमम डेविएशन एंगल कब मिलेगा आपका, यानी जब आपका ये जो इंसिडेंस एंगल जो होगा, ये एंगल आई, ठीक है, जिस पे आपको जो यहाँ पे डेविएशन बन रहा था ना, आपका डेविएशन एंगल कहाँ बन रहा था, यहाँ पे ये वाला लैम्डा बन रहा था आपका, तो ये क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए आपका, ठीक है। ये जो एंगल बन रहा है ना यहाँ पे, तो ये एंगल कब बना था, इस तरीके से बन रहा था ना यहाँ पे, तो ये मिनिमम होगा। तो ये मिनिमम कब होगा, किसी एक आई की वैल्यू होगी, आई की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, ये जो यहाँ पे इमरजेंट एंगल हमारा बन रहा था, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था, इमरजेंट एंगल कहाँ बन रहा था, जैसे ये आपकी रे गई, उसके बाद ऐसे गई, इसके बाद यहाँ, तो यहाँ पे हमने जो नॉर्मल खींचा, यहाँ पे जो ई होता था आपका, तो ये जो आई जितने एंगल से आपने यहाँ से इंसिडेंट कराया वो इमरजेंट एंगल के इक्वल हो जाए, और जो R1 है वो R2 के बराबर हो जाए, ठीक है। तो उस केस में हमें जो लैम्डा मिलेगा वो लैम्डा मिनिमम होगा। तो ये सब आपको इस फॉर्मूले से पता लगा, ठीक है, मतलब इस डायग्राम से पता लगा। तो ये वैल्यू हमें कहाँ पे रखनी है, जो फॉर्मूला भी हमने इससे पहले प्रूव किया था यहाँ पे, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे, तो ये सब मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद हमने ए की वैल्यू हमारी ये थी, ए बराबर था हमारा R1 + R2, ये भी हमने पिछले वाली डेरिवेशन में प्रूव किया था हमें, ठीक है, वहाँ पे जाके देख सकते हो आप। तो यहाँ पे R1 और R2 की वैल्यू कितनी रखोगे, आपको पता है R1 और R2 की जगह में R रखना है, तो R + R, तो कितना हो जाएगा, A = 2R, ठीक है। तो यहाँ से R बराबर कितना हो जाएगा, A/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, A/2, ठीक है। तो R की वैल्यू हमारी यहाँ से मिल गई। उसके बाद हमें निकालना है, देखो हमें ना N निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो sin I / sin R होता है ना, ठीक है। तो यहाँ से R की वैल्यू तो निकाल दी मैंने, R की वैल्यू आ गई हमारी A/2, ठीक है, यहाँ पे ये R की वैल्यू आ गई। अब हमें I की वैल्यू निकालनी, तो I की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आपको ये फॉर्मूला भी आपने प्रूव किया था, A + लैम्डा = I + E। तो यहाँ पे क्या करो, A + लैम्डा M, लैम्डा की जगह लैम्डा M रख देंगे, अभी मैंने बताया, और I और E आपका इक्वल है, तो दोनों को I लिख देंगे, ठीक है, I और E की जगह I। तो ये कितना बन जाएगा, 2I, कितना बन जाएगा, 2I, ठीक है। तो यहाँ से I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A + लैम्डा M / 2 बन गई। इसके बाद यहाँ पे जो है I की वैल्यू और R की वैल्यू, ये दोनों हम यहाँ पे रख देंगे, N = sin I / sin R। तो यहाँ पे I की वैल्यू और R की वैल्यू जैसी आप रखोगे यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, sin A + लैम्डा M / 2, और sin R की जगह रख देंगे A/2,
ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपका यहाँ से प्रूव हो रहा है। अभी मैं दिखाऊंगा आपको, देखो क्वेश्चन किस तरीके से आ रखा है ये, ठीक है। एक बार मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल, ठीक है, इस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल भी आता है और ये डेरिवेशन प्रूव करने के लिए भी आती है, ठीक है। आपको दिखा भी देता हूँ एक बार प्रूव, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन आ भी रखा है आपके एग्जाम में कि एन की वैल्यू जो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, उसका फॉर्मूला प्रूव करो प्रिज्म के लिए। तो देखो एन की वैल्यू ये हमने अभी ये फॉर्मूला प्रूव किया था ना, तो ये क्वेश्चन आता भी है, इस तरीके से भी आता है और ग्राफ बनाने के लिए भी आता है, ग्राफ भी मैंने आपको बता दिया। तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है। हर साल आता है, मतलब हर साल बोलो तो बहुत ज़्यादा बार आया है एग्जाम में, ठीक है। और इसी फॉर्मूले पे ये न्यूमेरिकल भी आया है, देखो। तो न्यूमेरिकल भी आप यहाँ से कर सकते हो इसको, ठीक है। अगली जो इस चैप्टर में आपकी जो डेरिवेशन है ना, कि डेविएशन थ्रो ए प्रिज्म ऑफ स्मॉल एंगल, यानी जो आपका प्रिज्म है ना, जब वो उसका कोण छोटा हो, यानी जो आपने प्रिज्म दिया था तो आपने देखा होगा ये एंगल ए लिखा था मैंने, ठीक है, जिसको हम प्रिज्म कोण बोलते हैं, यानी प्रिज्म एंगल बोलते हैं। जब इसकी वैल्यू बहुत छोटी होती है, यानी बहुत स्मॉल एंगल होता है, अगर ए की वैल्यू बहुत कम होगी तो उसके थ्रू जो विचलन होगा यानी डेविएशन होगा, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला बनता है, ठीक है। एक फॉर्मूला तो अभी हमने पहले प्रूव किया, एक फॉर्मूला इसका भी बनता है, ठीक है। तो जब एंगल जो होगा किसका, प्रिज्म का, वो स्मॉल होगा तो उसके लिए कौन सी डेरिवेशन यूज़ होती है, कौन सा फॉर्मूला यूज़ होता है। तो ये डेरिवेशन मैं कराऊंगा नहीं, ये आप यहाँ से अगर आपको चाहिए होगी तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। मैं आपको डायरेक्ट इसका फॉर्मूला बता देता हूँ। ये फॉर्मूला यूज़ होगा, ठीक है, लैम्डा इक्वल टू ए ब्रैकेट में n-1, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, इस पर न्यूमेरिकल भी आ सकता है आपका, ठीक है। बाकी अगर आपको ये डेरिवेशन करनी होगी तो आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी मैं हिंदी मीडियम वालों का भी दिखा देता हूँ। इसमें जो है ना, हिंदी मीडियम वालों की जो पहली डेरिवेशन थी वो ये है, ठीक है। जहाँ पे हमें क्या करना था, प्रिज्म द्वारा विचलन तथा प्रिज्म के अपवर्तनांक में सूत्र हमें निकालना था, ठीक है। तो पहला वाला जो डेरिवेशन है वो ये है आपकी, ठीक है। यहाँ तक आपको इसमें करना है, यहाँ तक मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ तक आपको इसको करना है, ठीक है। सेकंड जो मैंने आपको ग्राफ बताया था, तो ये ग्राफ वो है, ठीक है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। अगला जो मैंने अभी आपको बताया, ये वाली डेरिवेशन भी कराई थी, ठीक है, जिसमें हमें ये वाला फॉर्मूला प्रूव करना था, ठीक है। तो वो भी आप यहाँ पे इससे भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, अगर आपको हिंदी में चाहिए। और जब मैंने अभी लास्ट में बताया आपको, जब आपका क्या होगा, एंगल जो होता है बहुत स्मॉल होता है, ए की वैल्यू जब स्मॉल होती है तो उसके लिए जो फॉर्मूला प्रूव करते हैं वो ये है, ठीक है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें करना है कि हाइगेन्स थ्योरी क्या होती है, ठीक है। हाइगेन्स वेव थ्योरी क्या होती है, यानी हाइगेन्स के तरंग सिद्धांत का प्रयोग करना है हमें, और वहाँ से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यानी प्रकाश के परावर्तन के नियमों का सत्यापन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, इंसिडेंट एंगल होता है वो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है आपका, ठीक है। रिफ्लेक्शन एंगल के बराबर होता है, यानी आपतित कोण परावर्तित कोण के बराबर होता है, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है, वेरीफाई करना है, किसके थ्रू, हाइगेन्स थ्योरी के जो तरंग सिद्धांत का उपयोग करके, है ना, हाइगेन्स के तरंग सिद्धांत का उपयोग करके ये फॉर्मूला हमें प्रूव करना है आपका, ठीक। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो उस फॉर्मूले को प्रूव करने से पहले हम इसमें थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं, ठीक है। जब तक आपको ये बेसिक पता नहीं होगा ना, तब तक वो डेरिवेशन भी नहीं कर पाओगे आप, और ना मैं आपको समझा पाऊंगा, ठीक है। तो पहले हम ये बेसिक देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये हाइगेन्स प्रिंसिपल जो है क्या है, तब हम उसमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ
रिफ्रैक्शन, दोनों को प्रूफ करेंगे। ठीक है, दोनों डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है आपकी, और ये हाइगेन्स का प्रिंसिपल भी आता है आपका एग्जाम में। तो 3 डेरिवेशन अभी हमें और करनी है। ठीक है, तो उससे पहले बेसिक समझ लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आपका ना वेव फ्रंट क्या होता है, जिसको हिंदी में तरंगाग्र बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? तरंगाग्र बोलते हैं। तो इसको समझ लेते हैं, तरंगाग्र क्या होता है, वेव फ्रंट। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे अगर आप डेफिनेशन देखोगे ना, तो यहाँ पे जो आपकी जब कोई वेव जनरेट होती है, ठीक है, जैसे मान लो आपका, जैसे आपने देखा होगा तालाब में, आपने देखा होगा पानी शांत होता है। ठीक है, और शांत पानी में अगर आप एक पत्थर डाल दो, तो जहाँ पे पत्थर गिरता है ना, तो उसके चारों ओर कुछ इस तरीके से क्या होते हैं, वेव बनती है आपकी। ठीक है, क्या होती है? वेव बनती है ऐसे। तो ये जो वेव बन रही है, इन्हीं को हम वेव फ्रंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन अगर आप पढ़ो, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ कि दी लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल्स, लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, मीडियम के जो ऑल पार्टिकल्स हैं, विच एट एनी इंस्टेंट, यानी किसी भी इंस्टेंट पे, आर वाइब्रेटिंग, अगर वो वाइब्रेट कर रहे हैं इन सेम फेज। ठीक है, जब वो सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं तो उसको वेव फ्रंट बोलते हैं। तो जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो आपने पत्थर फेंका, तो पत्थर जब आप फेंकोगे तो वहाँ पे कुछ वेव जनरेट होंगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, ऐसी एक वेव ऐसे जनरेट हो गई, ऐसी ऐसे होगी, ऐसे होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप क्या करोगे, क्या लिखा हुआ है, सेम फेज वालों को, सेम फेज वालों को मिलाओगे। तो जैसे आपको पता है जब कोई वेव बनती है तो उसमें ये होगी, है ना, ये वेव, तो इसको हम बोलते हैं क्रस्ट, है ना, जिसको हिंदी में सुरंग बोलते हैं। और ये होता है आपका ट्रफ, यानी गर्त। तो जब हम सबके सुरंग को मिलाएंगे, यानी क्रस्ट को मिलाएंगे, जैसे इसका क्रस्ट, ठीक है, इसका क्रस्ट मिलाया, इसका क्रस्ट मिलाया, इसका क्रस्ट मिलाया, इसका क्रस्ट, तो ये एक वेव फ्रंट बन गया। ऐसे हम इसका ट्रफ, है ना, इसका ट्रफ, इसका ट्रफ, इसका ट्रफ मिलाएंगे तो एक वेव फ्रंट ये बनेगा। अगले वाले का क्रस्ट, क्रस्ट, क्रस्ट मिलाएंगे, जिसको हिंदी में सरंग बोलते हैं, मिलाएंगे तो वेव फ्रंट बने। तो इस तरीके से वेव फ्रंट बनती है आपको। ठीक है, तो बेसिक मतलब आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी को हम वेव फ्रंट बोलते हैं। तो अगर आपका कोई भी सोर्स, है ना, वेव फ्रंट भी अलग अलग तरह के बनते हैं। स्पेरिकल वेव फ्रंट, तो ये स्पेरिकल यानी गोलियां जो बनते हैं आपके वेव फ्रंट, वो कैसे बनते हैं, जो मैंने अभी बनाए, तो बनते हैं हमेशा पॉइंट सोर्स के कारण, यानी बिंदु सोर्स। जैसे मान लो एक बल्ब है, तो हमारा एक पॉइंट सोर्स है। ठीक है, तो वो जो वेव फ्रंट बनाएगा वो हमेशा स्पेरिकल बनाएगा, इस तरीके से गोल गोल। और अगर आपका वेव फ्रंट कैसा है, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट कैसे बनेगा, सिलेंड्रिकल मतलब बेलनाकार। तो ये कब बनेगा, जब आपका जो सोर्स होगा, यानी जो जहाँ से लाइट निकल रही है, ठीक, वो कैसा होगा, लीनियर होगा। लीनियर मतलब जैसे ट्यूबलाइट होती है। ठीक, तो ट्यूबलाइट से कैसे निकलेंगी रे, ऐसे निकलेंगी। ठीक है, तो जब आप इनको मिलाओगे तो यहाँ से जो वेव फ्रंट बनेगा वो कैसा बनेगा, सिलेंड्रिकल बनेगा। ठीक, दूसरा प्लेन वेव फ्रंट। तो प्लेन वेव फ्रंट कैसे बनता है, जब आप ये वेव फ्रंट जैसे ना, जैसे मान लो यहाँ पे कोई सोर्स है, ठीक है, मान लो यहाँ पे आपने बल्ब लगाओ, तो यहाँ से वेव इस तरीके से आएंगी 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 आएंगी, और लास्ट वाली आपको कैसे दिखेगी, स्ट्रेट दिखेगी। कैसे दिखेगी, स्ट्रेट। ठीक, तो उसको हम बोलेंगे प्लेन वेव फ्रंट। क्या बोलेंगे, प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसकी डेफिनेशन भी देख सकते हो। ठीक है, कि जो आपकी स्पेरिकल जो होते हैं ना, स्पेरिकल वेव फ्रंट, जो स्पेरिकल वेव फ्रंट कुछ ऐसे बनेंगे, तो जो आपका लास्ट में जो सीधा, मतलब एक तरीके से लास्ट में आपको क्या दिखेंगे, सीधे दिखेंगे, तो उसी को हम प्लेन वेव फ्रंट बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में मतलब समतल जो आपका बनेगा वेव फ्रंट, यानी तरंगाग्र, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपकी एक डेफिनेशन भी आ सकती है तीनों। ठीक है, वेव फ्रंट क्या होता है और कितने टाइप्स की बनती हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका। अगला मैं आपको बताऊं, रे ऑफ लाइट क्या होता है। ठीक है, रे ऑफ लाइट, तो जैसे ये आप लाइट को खींचते हो ना, जैसे लाइट मतलब कहाँ से निकलेगी, तो बल्ब से निकलेगी। ठीक, तो रे ऑफ लाइट को हम इस तरीके से एरो से बनाया मैंने। तो यहाँ पे जो वेव फ्रंट होगा ना, हमेशा इसके परपेंडिकुलर होगा। क्या होता है, परपेंडिकुलर। क्या याद रखना आपको यहाँ पे, कि जो रे होती है और जो वेव फ्रंट होता है वो हमेशा क्या होते हैं, आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है इसमें। अब आपकी रे देखो, अभी तो मैंने पैरेलल बनाई थी ऐसे। ठीक, आपकी जो रे हैं वो कुछ ऐसे भी बन सकती है, किसी पॉइंट में कन्वर्ज हो रही होंगी।
तो यहाँ पे जो वेव फ्रंट बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ये भी परपेंडिकुलर बनेगा आपका, ठीक है। अगर मान लो आपकी लाइट कुछ इस तरीके से बन रही है, एक पॉइंट से निकल रही है ऐसे, ठीक, तो यहाँ पे जो वेव फ्रंट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, आए समझ में। तो अब वेव फ्रंट हमेशा क्या होता है, आपका क्या होता है, एक तरीके से याद रखो परपेंडिकुलर बनता है, ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम हाइगेन्स प्रिंसिपल पढ़ते हैं, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ये सबसे ज़्यादा आता है एग्जाम में, ठीक है। तो 2 पॉइंट याद रखना है इसके अंदर। तो पहला पॉइंट क्या है कि ईच पॉइंट ऑन दी गिवन और प्राइमरी वेव फ्रंट, यानी जो आपने अभी जैसे मान लो लाइट है, ठीक है, कोई लाइट सोर्स है और आपने एक वेव फ्रंट बनाया, ऐसे बनाया, क्योंकि आपको पता है लाइट कैसे बनाएगा, स्पेरिकल वेव फ्रंट बनाएगा, ठीक। अब उन्होंने क्या बोला कि इस वेव फ्रंट में, ये वेव फ्रंट जो होगा इसके जो पार्टिकल होंगे, ठीक है, ये अब जो प्राइमरी, इसको क्या बोलेंगे हम, प्राइमरी वेव फ्रंट बोलूँगा, क्या बोलूँगा, प्राइमरी वेव फ्रंट बोलूँगा, ठीक है। तो ये जो प्राइमरी वेव फ्रंट होता है ना, ये एक्ट करता है एज अ न्यू सोर्स, है ना, यानी जो प्राइमरी तरंगाग्र आपका बन रहा है, यानी प्राथमिक तरंगाग्र जो बन रहा है, जिसको हिंदी में बोलेंगे, ये कैसा एक्ट करता है, मतलब कैसा व्यवहार करता है कि ये क्या है, नया सोर्स है लाइट का, यानी एक तरीके से नए बल्बों की तरह काम करता है। एक बल्ब तो आपका बीच में रखा हुआ है, ठीक है। अब ये जो तरंगाग्र बना, ये वाला प्राथमिक वाला यानी प्राइमरी वाला जो वेव फ्रंट बना, ये क्या करेगा, एज अ वर्क करेगा, जैसे कि ये एक नया सोर्स होगा, ठीक। तो ये क्या करेंगे, ये भी अपने अपने क्या करेंगे, अपने अपने वेव फ्रंट बनाएगा। तो ये भी अपना एक वेव फ्रंट बनाएगा इस तरीके से, जैसे इस वाले लाइट ने बनाया, इस वाली लाइट ने बड़ा वाला गोला बनाया था, ठीक है। तो वैसे ही ये वाला ग्रीन वाला भी बनाएगा, ऐसे ये भी बनाएगा, ऐसे ये भी बनाएगा, क्योंकि ये भी अब एज अ सोर्स की तरह काम करेंगे, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी होगा कोई, ठीक। तो पहला पॉइंट तो ये बोल रहा है। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि अगर आपको सेकेंडरी वेव फ्रंट निकालना है, तो सेकेंडरी वेव फ्रंट कैसे बनेगा, आप क्या करो, ये जो सारे जो आपने ये वेव फ्रंट बनाए, ये, ठीक है, इन सबको अगर आप मिलाओगे ऐसे, ठीक है, तो ये जो बनेगा आपका, ये इसको बोलते हैं हम सेकेंडरी वेव फ्रंट। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वेव फ्रंट, ठीक है, ठीक। तो ये एक मतलब ये जो बन जाएंगे आपके सेकेंडरी वेव फ्रंट बन जाएंगे आपके, ठीक, ठीक। तो ये जो बन गया आपका, ये बन गया सेकेंडरी वेव फ्रंट। एक चीज़ और पूछता है यहाँ पे, वेवलेट्स। तो ये जो आपका ये गोले गोले बनाए ना मैंने रेड कलर के, ये जो हैं सेकेंडरी वेवलेट्स होते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इन्हें, सेकेंडरी वेवलेट्स। तो इन सबको मिला के ही आपका सेकेंडरी वेव फ्रंट बनता है। सेकेंडरी वेवलेट्स को मिला के क्या बनता है, सेकेंडरी वेव फ्रंट्स बनता है, ठीक। तो यही यहाँ पे आपको दोनों पॉइंट में समझाया है और यही डायग्राम यहाँ पे भी बनाया है, ठीक है। अब क्या होगा, इस तरीके से ये सेकेंडरी वेव फ्रंट मैंने बनाया, ऐसी क्या होगा, एक और बनेगा, है ना, ये वाला, ऐसी अगला भी बनेगा, ऐसी अगला भी बनेगा, और लास्ट में जाके आपको क्या दिखेगा, लास्ट में आपको ऐसे प्लेन दिखेंगे ना। अगर मान लो ये लाइट है, एक बना, एक बना, एक बना, एक बना, ऐसे ऐसे, तो लास्ट वाला क्या दिखेगा आपको, प्लेन दिखेगा, ठीक। तो लास्ट वाला कुछ इस तरीके से दिखेगा, जिसको हम प्लेन वेव फ्रंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लेन वेव फ्रंट, ठीक। तो इतना आपको इसके अंदर याद रखना है, हाइगेन्स प्रिंसिपल के अंदर, ठीक है। अब जो मैंने आप पे पहले ही बताया कि जो मैं आपको समझा रहा हूँ ना, यहाँ पे एक तरीके से ओवरव्यू दे रहा हूँ केवल, ठीक है, कि इस जो ये टॉपिक है इसके अंदर क्या हो रहा है। बाकी आपको डीपली पढ़ना है तो आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो अपनी बुक से या कॉपी से, या जैसे भी आपको पढ़ना है, ठीक है। अब जो हमने हाइगेन्स प्रिंसिपल पढ़ लिया, उसके बाद लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन वेव थ्योरी, है ना। वेव थ्योरी में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, वेव थ्योरी से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को कैसे हम प्रूव करेंगे, यानी एंगल कैसे इक्वल लाएंगे हम, है ना। रिफ्लेक्शन में यही तो पढ़ते थे हम, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ठीक। तो ये कैसे प्रूव करना है हमें, वेव थ्योरी मतलब जो तरंग सिद्धांत अभी हमने पढ़ा हाइगेन्स का, उसके द्वारा कैसे हम इसको सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको स्टार्ट करते हैं। अभी मेरे पास ना ये हिंदी में भी है, मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है।
तो वैसे इसमें ज़्यादा इंग्लिश में कुछ है नहीं, केवल आपको ये डायग्राम ही समझना है। बाकी मैं आपको हिंदी में भी दिखा दूंगा, हिंदी मीडियम वालों के लिए। तो यहाँ पे आप देखो, पहले इस डायग्राम को समझ लो। डायग्राम समझ लिया तो बाकी डेरिवेशन बहुत सिंपल है, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है डायग्राम। तो सबसे पहले आपने एक प्लेन बनाया इस तरीके से, ठीक। अब आपको पता है यहाँ पे हमें करानी है लाइट को इंसिडेंस कराना है, ठीक है। यानी लाइट आपतित होगी यहाँ पे आपकी, करवा दी हमने। और ये हमने एक यहाँ पे क्या खींच दिया, नॉर्मल, ठीक। ऐसी एक दूसरी लाइट ली मैंने यहाँ पे भी मैंने एक नॉर्मल खींच लिया, ऐसे खींच लिया, ठीक। अब क्या होगा, अब आपको पता है ये लाइट यहाँ से क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। तो रिफ्लेक्ट होने पे कहाँ जाएगी, कुछ इस तरीके से जाएगी आगे, ठीक। ऐसी ये लाइट भी क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, तो ऐसे आगे की तरफ जाएगी। अगर इस लाइट को हम 1 लिखते हैं, इस लाइट को हम 2 लिखते हैं, ठीक है। तो ये वाली जो हो जाएगी 1 डैश हो जाएगी, ये वाली जो होगी 2 डैश होगी, ठीक है। मतलब हमने इनको नाम दे दिया 1 डैश 2 डैश, मतलब 1 डैश और 2 डैश इधर को, ठीक। इतना तो हमने पहले चैप्टर में पढ़ा हुआ, मतलब पहले चैप्टर मतलब जब हमने रिफ्लेक्शन प्रूव किया था। अब यहाँ पे हमने जो इसको प्रूव करना है वेव थ्योरी यानी तरंग सिद्धांत से प्रूव करना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें वेव फ्रंट बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ, अगर मैं यहाँ से एक वेव फ्रंट यहाँ से खींचता हूँ, एक चीज़ और है, ये आपका क्या होगा, एंगल आई होगा, ठीक है। और ये एंगल आर होगा। बाकी एंगल भी अभी हम निकालते हैं। एक वेव फ्रंट डालेंगे हम यहाँ से ऐसे, ठीक है। एक यहाँ से डाला मैंने और एक ये डाला यहाँ से, ठीक है। ये 90 डिग्री पे पड़ते हैं आपके, क्या में 90 डिग्री पे होते हैं, ठीक है। हमेशा वेव फ्रंट मैंने अभी बताया था ना कि रे और वेव फ्रंट हमेशा 90 डिग्री पे होते हैं, ठीक है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, वेव फ्रंट डाल दिया। अब अगर आप देखो यहाँ पे ना एंगल निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आई तो हमें पता लग गया, ठीक। और अगर मैं इन दोनों के बीच का एंगल देखूँ, इन दोनों के, ठीक है, 1 और एक जो ग्रीन वाली लाइन है, इनके बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है ना। रे और जो वेव फ्रंट होता है उनके बीच में 90 बनता है, क्या बनता है, 90। तो अगर आप देखो तो ये आई है और ये पूरा 90 है, तो ये बचा कितना, ये वाला, तो ये बचेगा 90 माइनस आई, क्या बनेगा, 90 माइनस आई बचेगा, ठीक है, 90 माइनस आई। तो इस तरीके से ये वाला एंगल जो है ना आपका 90 माइनस आई आ गया, क्या आ गया, 90 माइनस आई, जो यहाँ पे भी लिखा हुआ है इन्होंने, देखो, ठीक है। आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ठीक। अब देखो ये जब आई था और ये 90 माइनस आई है, तो ये जो बचा वो कितना बचा, ठीक है। तो ये जो एंगल बचेगा वो कितना बचेगा, तो आपको पता है ये जो एंगल होगा, ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे ये जो नॉर्मल है और यहाँ तक ये पूरा एंगल भी तो 90 होगा ना, नॉर्मल है ना, ये पूरा 90 होगा। और ये जो एंगल है ये 90 माइनस आई है, ठीक। तो ये बताओ ये जो एंगल बना ये यहाँ पे ये वाला एंगल ये कितना होगा। तो इसको कैसे निकालेंगे, अरे मैंने तो पूरे डिटेल मार दिया, चलो देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये बचेगा है ना, ये ऐसा होगा ना कुछ, तो ये 90 माइनस आई है, ठीक। और ये पूरा 90 है, तो ये बचा, ये कितना बचा, तो 90 में से 90 माइनस आई को माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 90 से 90 कट गया, तो ये कितना बचा, ये बच गया आपका आई, कितना बच गया, आई, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो एंगल है ना आपका, अगर आप देखो यहाँ पे, तो ये एंगल आई बन रहा है यहाँ पे, ये वाला, ठीक है। और ये 90 माइनस आई बना और ये आई बना, ठीक। इसी तरीके से जब ये एंगल आर है तो ये वाला 90 माइनस आर बनेगा, जैसे मैंने वहाँ पे निकाला, और ये वाला आर बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये एंगल आई है और ये पूरा एंगल आर है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अब एक चीज़ और यहाँ पे समझना है आपको डायग्राम में। तो अगर आप डायग्राम को देखो तो यहाँ से देखो बी से सी की डिस्टेंस, ठीक है, और इससे पहले वाली डिस्टेंस देखो, ये दोनों इक्वल दिख रही है आपको कुछ, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कुछ इक्वल दिख रही है। और अगर आप देखो तो इन दोनों रे में दूसरी वाली जो रे है उसमें आपको ये एक्स्ट्रा दिख रहा है, इतना लाइन दिख रही है ना, ये लाइन एक्स्ट्रा है ना। अगर आप देखो यहाँ से यहाँ तक ये एक्स्ट्रा नहीं है, यहाँ से यहाँ ये बराबर है और यहाँ से यहाँ क्या है, ये एक्स्ट्रा है, ठीक।
ऐसे अगर आप ये वाली लाइन देखो, जब ये रिफ्लेक्ट हो रही है ऐसे, जब ये रिफ्लेक्ट हो रही है ऐसे, ठीक, तो यहाँ से देखो ये जो यहाँ पे जो ये पड़ रहा है ना, यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ ये इक्वल है, तो यहाँ पे ये एक्स्ट्रा है, यहाँ पे है ना, ये लाइन एक्स्ट्रा है यहाँ पे, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इस वाली लाइन में ये एक्स्ट्रा है और इस वाली लाइन में ये एक्स्ट्रा चल रहा है आपका, ठीक। तो यहाँ पे हमें इन दोनों की वैल्यू को निकालना होगा। तो जब हमें ये प्रूफ करना होगा ना, ये जो एंगल आई और एंगल आर को हमें इक्वल आना है, तो उसके लिए जो ये एक्स्ट्रा हम चल रहे हैं ना यहाँ पे, ये और ये, यहीं से हम निकालेंगे इसको, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो आपको पता है टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बाकी थ्योरी मैंने वही लिखी है आपको, जो मैंने यहाँ पे समझाया है ना, वही यहाँ पे थ्योरी लिखा है। तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी दूरी बटे समय। तो अगर आप देखो तो BC जो डिस्टेंस है, इसको चलने में कितना टाइम लगेगा हमें, तो टाइम अगर निकालूँ तो BC और इन जो रे है ना, इनकी वेलोसिटी हमने V ले रखी है, यानी V वेग से चल रहे हैं, तो BC अपॉन V हो जाएगा। ऐसे ही जब हम AD के लिए निकालेंगे तो AD के लिए टाइम कितना होगा, AD अपॉन V हो जाएगा, है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाएंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस AD और स्पीड कितनी है V। तो अगर हम इन दोनों फॉर्मूलों को देखें, इसको तो BC अपॉन V और AD अपॉन V, जब हम इन दोनों को इक्वल रखेंगे तो V से V कट जाएगा और BC बराबर AD आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो हो जाएगा सिंपल। इसके बाद हम BC और AD की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम लेंगे ट्राइंगल ABG ना, ABC है, ठीक है, ABC ट्राइंगल लेंगे। तो यहाँ से हम देखो, एक तो साइन I निकालेंगे और एक बार हम ADC से निकालेंगे साइन R की वैल्यू, ठीक है। तो आपको पता है साइन बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो अगर हम देखें डायग्राम को, तो यहाँ पे अगर हम देखें ABC ट्राइंगल, ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा साइन I बनेगा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या हमारा BC, ठीक है, और हाइपोटेनियस क्या हमारा AC, है ना, साइन I की वैल्यू। तो यहाँ से अगर हम BC की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, AC साइन I, ठीक। तो BC की वैल्यू जो आई यहाँ से AC साइन I, तो BC हमने निकाल लिया। ऐसी हम कौन से वाले ट्राइंगल में निकालेंगे, ADC में, ठीक है। यहाँ से साइन R की वैल्यू निकाल, साइन R बराबर कितना होता है, तो ये भी आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होगा। तो यहाँ से अगर हम देखें ये एंगल है, तो परपेंडिकुलर क्या होगा AD और हाइपोटेनियस क्या होगा AC, है ना। तो ये भी साइन R इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD अपॉन AC। तो यहाँ से अगर मैं AD की वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगा, AC इंटू साइन R, ठीक। तो दोनों वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाल ली, AC और AD, ठीक है, ये दोनों वैल्यू यहाँ पे हमने निकाल ली थी। उसके बाद ये दोनों वैल्यू ना मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो अब हमने जो ये दोनों BC और AD की वैल्यू निकाली ना, उनकी वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो BC की वैल्यू यहाँ रख देंगे और AD की वैल्यू यहाँ रख देंगे। तो जैसे हम इन दोनों वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे तो AC से AC कट जाएगा, तो हमारा साइन I किसके बराबर आ जाएगा, साइन R के बराबर आ जाएगा। यानी यहाँ से एंगल I इक्वल टू एंगल R आ जाएगा हमारा, ठीक है। यानी यहाँ से हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो प्रूव हो जाएगा, ठीक। और यही क्वेश्चन आपका आया था उसमें, जो मैंने अभी आपको दिखाया था। तो ये डेरिवेशन आपको उसमें करनी है, ठीक है। और किससे करनी है, वेव थ्योरी की हेल्प से, यानी जो हाइगेंसबर्ग ने वेव थ्योरी दी थी ना, उसकी हेल्प से करना आपको, ठीक है। यानी जो तरंग सिद्धांत है हाइगेंस का, उसकी हेल्प से आपको ये डेरिवेशन करनी है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमें यहाँ पे अब की बार लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को प्रूव करना है, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन को, किसको, अपवर्तन को, और किससे, वेव थ्योरी से, ठीक है। तो सबसे पहले उसका डायग्राम समझना है हमें यहाँ पे। तो इसका डायग्राम भी लगभग सेम वैसा ही है कि सबसे पहले हमने एक लाइन खींचनी है, ठीक है, प्लेन बनाना है। आपको पता है कोई लाइट आएगी यहाँ पे, इस तरीके से इंसिडेंस होगी, है ना, 2 लाइट आई हमारी इस तरीके से। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, नॉर्मल खींचेंगे इस तरीके से, ठीक है, नॉर्मल खींच दिया। आपको पता है अब की बार लाइट जो होगी रिफ्लेक्ट नहीं होगी, उसका रिफ्रैक्शन होगा। तो रिफ्रैक्शन होने के बाद लाइट कुछ इस तरीके से जाएगी ऐसे, और ये भी कुछ इस तरीके से जाएगी, ठीक है।
जब लाइट का रिफ्रैक्शन होगा तो आपको पता है ये एंगल जो बनेगा आई बनेगा, ठीक है, और ये एंगल जो होगा वो आर बनेगा। ऐसे ये एंगल आई होगा, ये एंगल जो होगा आर होगा, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, एक वेव फ्रंट बनाएंगे, ठीक है। वेव फ्रंट को हम इस तरीके से डालेंगे यहाँ पे, है ना, आपको पता है परपेंडिकुलर डरता है वेव फ्रंट, और एक वेव फ्रंट हम ऐसे डालेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब जब हमने वेव फ्रंट डाल दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे ये एंगल आई है, आपको पता है ये पूरा एंगल जो होता है वो 90 होता है, ठीक। तो नहीं सॉरी, ये जो एंगल होता है ये पूरा 90 होता है, रे और वेव फ्रंट के बीच में 90 का एंगल बनता है। तो जब ये आई है तो ये कितना बचा, 90 माइनस आई, कितना बचा, 90 माइनस आई, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद ये जो है पूरा 90 होता है ना, जो नॉर्मल होता है हमेशा 90 पे पड़ता है आपका, तो 90 होता है। तो जब अगर आप देखो तो ये 90 माइनस आई है ना, इस तरीके से, तो ये 90 माइनस आई है, तो ये कितना बचा आपका, तो 90 में से 90 माइनस आई को क्या कर दो, माइनस कर दो, तो ये माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो 90 से 90 कर गया, आई यहाँ पे आ गया। तो जैसा हमने पिछला वहाँ पे किया था ना, सेम टू सेम ऐसे, तो ये एंगल आपका आई बन गया, ठीक है। सेम टू सेम इधर भी आपका ये आर है, तो ये 90 माइनस आर बनेगा और ये आपका आर बन जाएगा, ठीक है। अब जब तक आपको ये एंगल समझ में नहीं आया ना, तब तक आप डेरिवेशन भी नहीं कर पाओगे, या तो फिर आपको इसी तरह याद ही करना पड़ेगा, ठीक। तो जैसे ही आपका ये डायग्राम हो गया, तो जैसे ये डायग्राम बनाया, तो यहाँ पे भी अगर आप देखो तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस सेम है, तो यहाँ पे भी आपको ये एक्स्ट्रा चलना पड़ रहा है इतना, है ना, ये जो है इतना एक्स्ट्रा चलना पड़ रहा है इस वाली लाइन में। और अगर आप यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ बराबर है, तो इस वाले में आपको ये एक्स्ट्रा चलना पड़ रहा है ना। इन दोनों में अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आपको ये एक्स्ट्रा चलना पड़ रहा है, यहाँ पे ये एक्स्ट्रा चलना पड़ रहा है, ठीक। तो ये जो डिस्टेंस है ना, इसको चलने में हमें कितना टाइम लगेगा, वहीं से हम इसको प्रूव करेंगे, ठीक। तो पहले हम निकालते हैं किसके लिए, पी बी। ये जो पी बी है, ये पी बी, ये जो पी बी डिस्टेंस है, उसको चलने में हमें कितना टाइम लगेगा। तो टाइम का फॉर्मूला आपको पता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ठीक। तो डिस्टेंस हमारी ये पी बी है, और यहाँ पे जो स्पीड ले रखी है हमने, इसकी ले लेते हैं v1, इसकी ले लेते हैं v2, ठीक है। v1 और v2 ले ली, v1 और v2 ले लिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ से जो टाइम का फॉर्मूला आएगा वो कितना आएगा आपका, पी बी अपॉन वी वन आ गया, ठीक है। ऐसी ये वाली जो डिस्टेंस है, इसको चलने में कितना टाइम लगेगा, टी इक्वल टू ए बी अपॉन वी टू, ठीक, ए बी अपॉन वी टू आ गया। तो दोनों टाइम देखो, ये और ये टाइम दोनों इक्वल होंगे, तो दोनों टाइम को जब हम इक्वल रखेंगे तो कुछ इस तरीके से होगा ये सॉल्व, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, ये आएगा पी बी अपॉन वी वन, ये हो जाएगा ए क्यू अपॉन वी टू, ठीक। तो जैसे ये प्रूव होगा तो पी बी के नीचे तो हम ले आ लेंगे ए क्यू, और वी वन अपॉन हो जाएगा वी टू, ठीक है। ये इक्वेशन थर्ड बन गई हमारी यहाँ तक। अब हमें क्या करना है, यहाँ से इस इक्वेशन में पी बी और ए क्यू की वैल्यू, मतलब यहाँ से पी बी और ए क्यू की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देंगे इक्वेशन थर्ड में। तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हम लगाएंगे पहले ट्राइंगल ए पी बी में। तो ए पी बी आपको दिख रहा होगा, ए पी बी, ये जो ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखो तो साइन आई क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो अगर आप इसमें देखो तो परपेंडिकुलर क्या है आपका, इसमें जो परपेंडिकुलर है वो आपका ये है पी बी, ठीक है। और हाइपोटेनियस क्या है आपका, ए बी। तो ये बन जाएगा पी बी अपॉन ए बी, रख दिया हमने यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ से पी बी की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो क्या आएगा, ए बी, है ना, ए बी और साइन आई की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो पी बी बराबर हो जाएगा ए बी साइन आई। ऐसे ही हम ए क्यू की वैल्यू में निकालेंगे, तो उसके लिए लेंगे हम ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। ए क्यू बी है, सॉरी बी है यहाँ पे, ठीक है। ए बी क्यू लिखो या ए क्यू बी लिखो, ठीक है। तो यहाँ पे हम निकालेंगे साइन आर, क्या निकालेंगे, साइन आर। तो साइन आर बराबर भी क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा ये ए क्यू, और हाइपोटेनियस क्या होगा इसका, ए बी। तो ये भी हमने लगा दिया यहाँ पे, साइन आर इक्वल टू ए बी अपॉन ए क्यू। अब ये क्या होगा, यहाँ से ए क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, ए बी साइन आर हो जाएगा, है ना। तो ए क्यू बराबर हो जाएगा ए बी साइन आर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये जो पी बी
और ए क्यू की वैल्यू आई, उन दोनों को यहाँ पे रख देंगे। ठीक, तो जैसे ही हम यहाँ पे रखेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, पी बी की जगह तो आएगा ए बी साइन आई, और ए क्यू की जगह आएगा ए बी साइन आर। तो ए बी से ए बी कट जाएंगे और ये हो जाएगा V1/V2। ठीक, तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू V1/V2, और इसको हम N2/N1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो N और V में रिलेशन होता है ना, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो अगर V1 ऊपर आएगा तो N1 नीचे आएगा, V2 अगर नीचे आएगा तो N2 ऊपर जाएगा आपका। ठीक, तो यही हमारा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, जिसे हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। तो ये हमें प्रूव करना था वेव थ्योरी से। ठीक है, तो ये भी हमारा हो गया। तो यहाँ पे ये जो दोनों डेरिवेशन थी ना आपकी, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन थी आपकी। ठीक है, पहले हाइगेन्स प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है, उसके दोनों जो पॉइंट है वो आपको याद रखना है। उसके बाद दोनों जो हमने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वाली डेरिवेशन करी है, दोनों इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, बाकी हिंदी मीडियम वालों के लिए ये जो परावर्तन और अपवर्तन वाला था, ठीक है, उसके नोट्स रह गए थे, तो आप ये यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका। ठीक है, सेम टू सेम ऐसा ही है, बस ये हिंदी में होगा आपका। बाकी जैसे मैंने आपको समझाया सेम टू सेम वही होगा। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए हो जाएगा। ठीक है, ये पूरी डेरिवेशन यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, पहले वाली परावर्तन वाली। ठीक है, यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड डेरिवेशन है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है आपकी। तो डायग्राम यहाँ पे आ जाएगा इसका, और जो डेरिवेशन होगी वो यहाँ पे हो जाएगी आपकी। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको, अगर आपको ज़रूरत है तो ले सकते हो आप इसका स्क्रीनशॉट। फाइनल यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, तो बाकी आई होप आपको ये समझ में आया होगा। पूरी जो भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें सारे थे वो सारे करवा दिए। ठीक है, तो इतने ही इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे आपके। तो थैंक यू।